और आज हम करने वाले हैं संविधान क्यों और कैसे। लेसन 1 है 11th का। तो हम जानते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान की परिभाषा क्या है। संविधान जो है एक बच्चे बुक है जिसके अंदर हमारे देश के नियम और कानून लिखे हुए हैं। तो ये एक लिखित दस्तावेज है। तो क्या होता है कि संविधान में सभी नियमों और कानूनों को लिखा हुआ है जिसके अनुसार देश का शासन चलेगा। इसमें सरकार के पावर्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में लिखा है। इसके अलावा नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में और अधिकारों के बारे में भी लिखा है। तो जो भी नियम कानून है वो सब पर लागू होंगे। तो इसलिए संविधान जो है, हम अगर सिंपल भाषा में बोले तो संविधान नियमों का एक समूह है जो किसी देश में एक साथ रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये संविधान नामक एक विशिष्ट दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। पहला जो कार्य संविधान का है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है और कुछ बच्चों को इसके लिए कार्य सौंपा गया है कि वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करें। अब 15 बच्चे हैं, 5-5 का ग्रुप है, अलग अलग काम दिए गए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, एक ग्रुप कह रहा है 5 का, कि डीजे बुलाओ, खूब म्यूजिक होगा, डांस होगा, हुल्लड़ होगा, मजा आएगा। दूसरा 5 का अगर जो ग्रुप है वो कह रहा है कि नहीं, इससे बहुत फंड्स खर्च हो जाएंगे, बाकी कामों के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो इसलिए हम कुछ म्यूजिशियंस को बुला लेंगे, जैसे तबले वाले को या ड्रम बजाने वाले को, और कम पैसों में काम हो जाएगा। तीसरा ग्रुप कहता है कि हमारे बच्चे ही स्कूल में बहुत अच्छे हैं, जो गिटार भी बजाते हैं, ड्रम भी बजाते हैं, तबला, हारमोनियम सब बजाते हैं, उनको ले लेंगे तो पैसे की बचत होगी। तो सब एग्री हो जाते हैं, हाँ पैसे की बचत भी हो जाएगी और हम फिर डेकोरेशन पे और रिफ्रेशमेंट वगैरह पे खर्चा कर लेंगे। इस तरह से उनकी आम सहमति बन जाती है। अब ये तो छोटा सा ग्रुप है। अगर मान लो बहुत बड़ा ग्रुप है, या आप कहिए कि पूरा देश है जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। कोई अलग धर्म का है, कोई अलग जाति का है, किसी कोई अलग भाषा बोलता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, अलग अलग हैं और सबके अलग अलग विचार हैं। कोई प्रॉपर्टी के मामले में अलग अलग राय है। कोई जो पिछड़ी जाति के हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि स्कूलों में और अन्य जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ पर ड्रेस कोड होना चाहिए। कुछ एग्री नहीं करते हैं। इसी तरह से कोई कहता है कि शिक्षा को अनिवार्य होना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि नहीं भाई, पेरेंट्स को डिसाइड करने दो। तो इस तरह से सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे कोई नियम बनेंगे या देश चलेगा। तो इसलिए संविधान जो है कुछ ऐसे बुनियादी नियम बनाएगा जिसको सब मिनिमम बेसिक होंगे, जिसमें सब लोग उन नियमों को मानने के लिए राजी होंगे। और सिर्फ राजी नहीं होंगे, उनको पनिशेबल ऑफेंस भी होगा। अगर वो ऐसे कानून हैं तो वो सबको मानने होंगे, ना मानने पर दंडनीय अपराध होगा। अब सबकी सहमति से नियम बना लिए गए, लेकिन इनको लागू कौन करेगा, सरकार कौन बनाएगा। तो इसलिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जहाँ मिलिट्री रूल है, यानी सेना का अधिकार है, वहाँ सेना बना देती है। जहाँ तानाशाह है वहाँ तानाशाह बना देते हैं। जहाँ पर एक पार्टी है सिर्फ, जैसे पहले सोवियत यूनियन में होता था, तो वहाँ पर रशिया बनाता था, यानी रूस बनाता था। राजतंत्र है, वहाँ पर राजा बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर देशों में अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र भी दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि लोग सीधे सीधे कानून बनाने में, सरकार बनाने में सीधे सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सभी लोग बैठ के कानून बनाएं।
वो पहले कभी एंशियंट ग्रीस में हुआ करता था। अब तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है, करोड़ों में लोग हैं, तो कैसे लोग डायरेक्ट कानून बनाएंगे और सरकार बनाएंगे? तो वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? आपने अभी देखा कि किस तरह से अभी हमारे देश में चुनाव हुए और हमने वोट दिए और अपने प्रतिनिधियों को जिताया, और जीते हुए प्रतिनिधि जो है संसद में बैठते हैं। ये देखिए संसद की, भारतीय संसद की तस्वीर है। तो बैठते हैं यहीं पर, कानून बनाते हैं और नीतियां तय करते हैं। अब सरकार भी बना ली गई, उनको नियम और कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन हो सकता है कि जो बनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, वो उन बुनियादी नियमों को जो आम सहमति से बनाए गए थे उनको लागू ना करे। हो सकता है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, लोगों के जो उनके अधिकार हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, उसको ना माने। या जो, मान लीजिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जातिगत रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार कार्य ना करे। हो सकता है कि सरकार भेदभाव करे। तो जब ऐसा परिस्थिति हो, तो सरकार के अधिकारों पर कुछ ना कुछ नियंत्रण होना ही चाहिए। तो ये नियंत्रण लगाए गए हैं मौलिक अधिकारों के द्वारा, और जितने लोकतंत्र हैं उनमें मौलिक अधिकारों के द्वारा नियंत्रण लगाए गए हैं, जिससे कि नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार को सुरक्षित किया जा सके। तो इनको अन्य देशों में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश में इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है, और ये मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं, और इनका हनन सरकार भी नहीं कर सकती। अगर सरकार इन नियमों का हनन करेगी तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के विरुद्ध भी फैसला दे सकती है। तो इस तरह से मौलिक अधिकार जो है नागरिकों की स्वतंत्रता की और समानता की रक्षा करता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार मौलिक अधिकार जो है सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है। तो पहला काम है सरकारी शक्ति को सीमित करना। तो सरकार की शक्तियों को सीमित करना, कि ताकि जो सरकार है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना कैसे सुनिश्चित करते हैं? जब वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दिया जाता है। कानून के शासन को बढ़ावा देना, कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं, तो ये सब सब व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, और इसलिए न्याय और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। जब सरकार बन जाती है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो लोगों की आकांक्षाओं पर और उनके लक्ष्य जो हैं उनका पूरा करने में सक्षम। तो वो ऐसे कानून बनाए जिससे उनके व्यक्तिगत अधिकारों को और स्वतंत्रता को सुरक्षा मिले। फिर वो जो समाज में असमानताएं हैं उनको दूर करें, ऐसी नीतियां लागू करें जिससे कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, जातिगत भेदभाव ना हो, धार्मिक भेदभाव ना हो, यानी ये सबको समान रूप से कानून लगाए जाए, बनाए जाए, और किसी के साथ भेदभाव ना हो। और जो व्यक्ति गरीब हैं उनके लिए ज़रूर सकारात्मक कार्य किए जाएं। क्या किया जा सकता है? उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, आपने सुना होगा। तो स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, आवास हो, ये सब सरकार जो है सुनिश्चित करे कि उनको सबको प्राप्त हो। फिर उसके बाद आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहन देना, यानी कि ऐसे स्कीमें बनाई जाएं जिससे कि रोजगार सृजन हो, यानी इंडस्ट्रीज खुलें, बड़ी बड़ी कंपनियां खुलें,
जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। छोटे जो व्यवसाय हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो आपने स्टार्टअप्स वगैरह आजकल सुने होंगे, तो वो सरकार करती है। और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, उसमें खर्च करे, जैसे शिक्षा पर, आवास पर, जैसे कि रोड्स हैं, सड़कें हैं, डैम हैं, जैसे कि ये फ्लाईओवर हैं, इन पे खर्च करे। इससे क्या होता है कि नौकरियों के भी अवसर मिलते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। संविधान हमें मौलिक पहचान देता है। पहली है राजनीतिक पहचान। तो राजनीतिक पहचान क्या है? जो सरकार नियम और कानून बनाती है, जो कि हमने आम सहमति जिनके लिए हमने दी थी और हम सहमत हुए थे और उसके अनुसार ही नियम बने थे, तो उनसे सहमत होकर जब हम इन नियमों को मान लेते हैं और उसके अनुसार ही जीवन बिताते हैं, तो हम उसको राजनीतिक पहचान कहते हैं। उसके बाद है नैतिक पहचान। नैतिक पहचान क्या है? हर आदमी के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य है और आकांक्षाएं भी बहुत हैं। जैसे कि आप बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़ी अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करना चाहते हैं, या आपके और भी कोई लक्ष्य हो सकते हैं। तो इन लक्ष्यों को की जो प्राप्ति आप कर सकते हैं, जो दिया गया संविधान का बुनियादी ढांचा है, यानी नियम और कानून है, उसके अनुसार ही, उसके बीच में रहकर ही आप जो है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। नियमों के बाहर नहीं जा सकते हैं। और ये जो संविधान है हमें ये बताता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उसके बाद है राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान क्या है कि हमारे देश में तो जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, उसको भारत की नागरिकता दी गई है। तो ये हमें एक राष्ट्रीय पहचान देता है। अन्य देशों में जैसे जर्मनी में है, वहां पर सभी को नहीं मिलती। जो जर्मन नस्ल के लोग हैं उन्हीं को दी जाती है। तो जिनके रूट्स बहुत पुराने जर्मन हैं उनको दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जिनका भी जन्म भारत में हुआ है, बिना किसी भेदभाव के सबको भारत की नागरिकता दी जाती है। तो ये हमें राष्ट्रीय पहचान देता है। अब संविधान भी बना लिया गया, लेकिन संविधान कितना इफेक्टिव है ये भी देखना जरूरी होता है। कई देश हैं जहाँ पर मिलिट्री रूल है, तो लोगों का तो वहाँ कहीं संविधान बनाने का रोल नहीं है। तो जैसा कानून बनाया गया लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वो इसका समर्थन करें या ना करें। तो कई जगह पर निरंकुश शासक भी हैं, वहाँ एक वन पार्टी है, तो वहाँ पर भी लोगों का समर्थन नहीं होता। लेकिन भारत जैसे देश में संविधान लागू तो हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की। नेशनल मूवमेंट्स हुई हमारे देश में, तो राष्ट्रीय आंदोलन हुए। उसमें हमारे जो नेता थे वो बहुत लोकप्रिय नेता थे और वो सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चल रहे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे और लोगों को विश्वास था उन पर बहुत ज्यादा। उनका बहुत सम्मान था। लोगों को विश्वास था कि वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो जब भी सरकार बनाएंगे तो उनके इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर करेंगे। दूसरा है कि संतुलित संस्थागत डिजाइन। ये क्या है? इसमें जो है सरकार जो है ऐसी सरकार बनाती है जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है। कैसे होता है? जैसे भारत में है, सरकार बनी है, तो हमारे पास है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन भागों में बटी हुई है। तो इसलिए ये ऐसे है कि कोई अगर शक्ति या संस्था अपने शक्तियों का दुरुपयोग करे तो दूसरे उस पर नियंत्रण कर सके। तो इसलिए
नियंत्रण और संतुलन की स्थिति को बनाया जाता है। फिर संविधान जो है वो ना तो बहुत लचीला है ना बहुत कठोर है। अगर लचीला होगा तो वो समाज की सुरक्षा और पहचान को नहीं बचा पाएगा, और अगर वो बहुत कठोर है तो वो बदलते समय के अनुसार अपने संविधान को बदल नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा जो संविधान है ना बहुत लचीला है और ना बहुत कठोर है। और फिर तीसरा पॉइंट इसमें है संविधान का मूल प्रावधान। इसमें क्या है, कहने की कोशिश की गई है कि संविधान ऐसा बने जो लोगों की समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। मतलब क्या है कि संविधान ऐसा ना हो, अगर संविधान बहुत ज्यादा किसी वर्ग को प्रोत्साहित करेगा तो भी लोग साथ नहीं चलना चाहेंगे। अगर किसी वर्ग को बहुत ज्यादा दबाना चाहेगा तो भी लोग साथ नहीं चलेंगे। तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए जहां पर कि सब लोग बने हुए जो कानून है, जो हमारे संविधान है, उसके अनुसार चलें। और वो कब चलेंगे, जब लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ सामाजिक न्याय किया जाएगा, उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका सम्मान किया जाएगा। भारतीय संविधान कैसे बना? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और ये अविभाजित भारत था, अर्थात इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। सीटों की जो संख्या थी 10 लाख के पीछे एक सदस्य चुना जाना था, और सीटों का बंटवारा था मुसलमान, सिखों और जनरल के बीच में। तो अविभाजित भारत में जो विधानसभा के सदस्य थे उनमें 292 सीटें होनी थी, और जो रियासतें थी उनमें 93 सीटें होनी थी। तो विधानसभा में सदस्यों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना गया और रियासतों में परामर्श द्वारा। लेकिन पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को फिर से ये सब इकट्ठा हुए, और इसमें हमारे मुख्य नेता थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर और सरदार पटेल, और जितने सदस्य सब चुने गए थे। इन लोगों के बीच में लगभग 3 साल तक बहस होती रही, कई चर्चाएं हुई, कई कमेटियां बनी, इनकी असहमति और सहमति बनती रही। लेकिन अंत में 26 जनवरी 1949 को सबकी सहमति होने पर हमने इस संविधान को अपनाया, और लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950। हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनेक देश के संविधानों से अपनी पॉलिसीज बनाने में और नियम बनाने में अनेक देश के संविधानों से प्रेरणा ली। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम प्रेरित हुए बिल ऑफ राइट्स से, यानी कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं या मौलिक अधिकार मिले, वो हमने अमेरिका से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरिश सिद्धांत से लिया है, और जो संसदीय प्रणाली है और एकल नागरिकता है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। संघीय संरचना जो है हमने कनाडा से ली है। संघीय संरचना का मतलब ये होता है कि देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं। केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं और राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं, लेकिन दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो 2 तरह की सरकारें होंगी संघीय प्रकार की संरचना में, एक तरफ केंद्र सरकार होगी, एक तरफ राज्य सरकारें होंगी। और फ्रांस द्वारा हमने लिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत।